इस वक्त रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राधिका खेड़ा के समर्थन में आए बीजेपी नेता। तो राधिका खेड़ा मामले पर मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है। राधिका खेड़ा के साथ हुआ घटनाक्रम निंदनीय है, ऐसा केदार कश्यप ने कहा है। तो बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए कानून स्थापित करती है। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने में जाएं और रिपोर्ट लिखवाएं तो बीजेपी सरकार उनके साथ न्याय करेगी। केदार कश्यप का यह बयान सामने आया है। तो राधिका खेड़ा का मामला दिन पे दिन तूल पकड़ता जा रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राधिका खेड़ा के समर्थन में बीजेपी नेता सामने आए हैं। कल अरुण साव ने बड़ा बयान दिया था। अरुण साव ने भी समर्थन करते हुए कहा था कि राधिका खेड़ा को डरने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो कार्रवाई कर सकती हैं और हम उनके साथ हैं। और अब देखने को यह मिल रहा है कि केदार कश्यप का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने राधिका खेड़ा के साथ हुआ घटनाक्रम निंदनीय बताया है। राधिका खेड़ा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, और जिस तरीके से उनके साथ में घटनाक्रम हुआ अत्यंत निंदनीय है। हमने उनके चित्कार को सुना, जिस तरीके से वो फोन से अपने शीर्ष नेतृत्व को बता रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, जो महिलाओं के लिए कानून को पूरी तरीके से स्थापित करती है। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने में जाए और वहां जाकर के रिपोर्ट लिखवाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ में न्याय करेगी। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में राधिका खेड़ा मामले पर सियासत जारी है। तो कांग्रेस की कार्रवाई पर अजय चंद्राकर ने तंज कस दिया है। तो सब कुछ एक औपचारिकता है, ऐसा अजय चंद्राकर ने कहा। तो एक महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अजय चंद्राकर का बयान भी सामने आया है। देखिए, ये सब एक औपचारिकता है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि एक महिला के साथ कांग्रेसियों ने अपमानजनक व्यवहार किया है और वो इतनी असुरक्षित हो गई कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास वो अकेले नहीं गई, अपने माताजी को लेके गई। तो ये तो संस्कारहीनता है कांग्रेस की। महिलाओं से कैसे बात व्यवहार करना चाहिए आता नहीं, और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया वो महिला है, महिला ही है, इसलिए सुनने का कोई कारण नहीं। तो राधिका खेड़ा मामले ने तूल पकड़ लिया है। राधिका खेड़ा विवाद को लेकर रायपुर में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में मीटिंग हुई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला से वन टू वन चर्चा की है और दोनों नेताओं से उनका पक्ष जाना। अब दीपक बैज रिपोर्ट एआईसीसी को भेजेंगे। बैठक के बाद से दीपक बैज ने कहा कि किसकी गलती है ये रिपोर्ट देखने के बाद एआईसीसी तय करेगी। तो कल देर रात मीटिंग हुई थी, जिसमें दीपक बैज ने राधिका खेड़ा और सुशील आनंद से बातचीत की। बातचीत हुई। अब इसके बाद जो भी चर्चा हुई, अब ऊपर मैसेज में कर दूंगा एआईसीसी को। जो भी बात है, घर का मामला है, हम घर में बैठ के चर्चा की है, ऑफिस में बैठ के चर्चा की है, पार्टी कार्यालय में बैठ के चर्चा की है, और जो भी बात होगी हम लोग दिल्ली को एआईसीसी को मैसेज हम राधिका जी ट्वीट कर। इस खबर पर विस्तार से जानेंगे हमारे सहयोगी खोमन साहू से। खोमन, कल देर रात मीटिंग हुई है, बातचीत की दीपक बैज ने, और अब अजय चंद्राकर का बयान सामने आया, महेश कश्यप का बयान सामने आया, केदार कश्यप का बयान सामने आया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस मामले को बड़ा बना रही है, भुनाने की कोशिश कर रही है। खोमन, देखिए, निश्चित तौर पर कल जब पीसीसी चीफ के साथ राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला की 3 घंटे तक बैठक चली राजीव भवन में, बैठक में जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम की जानकारी पीसीसी चीफ ने दोनों को एक टेबल में बैठाकर जानकारी ली। बंद कमरे में तीनों नेताओं की चर्चा हुई है कि आखिर उस दिन मामले में पूरा क्या मामला था, किस तरीके से मामला उठा है और किस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है। इन तमाम चीज़ों को लेकर तीनों नेताओं की राधा बंद कमरे में चर्चाएं हुई। 3 घंटा बैठक हुई। उसके बाद उस घटनाक्रम के दौरान जिन प्रवक्ताओं जो प्रवक्ता थे उनसे भी चर्चा कहीं ना कहीं दीपक बैज ने की है कि आखिर ये घटना क्यों हुई, किस तरीके से हुई है, इस पर क्या आने वाले दिन में किया जा सकता है।
तमाम बातचीत को रिपोर्ट बनाकर आज पीसीसी चीफ दीपक बैज दिल्ली एआईसीसी भेजेंगे। अब दिल्ली एआईसीसी के द्वारा क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्या सुशील आनंद शुक्ला को संचार प्रमुख पद से हटाया जाएगा या फिर राधिका खेड़ा को जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी है उनको प्रभार से हटाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से केदार कश्यप मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो कह रहे हैं कि महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, आपने कहा कि राधिका खेड़ा को हटाया जाएगा, तो क्यों राधिका खेड़ा को क्यों हटाया जाएगा खोमन? क्योंकि उनके साथ तो गलत व्यवहार हुआ है, उन्होंने आरोप लगाया है और इस पर जो है अब संज्ञान भी लिया जा रहा है। दीपक बैज जो है खुद रिपोर्ट बनाकर एआईसीसी को सौंप रहे हैं। तो ले दे के मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब अगर सुशील आनंद इसमें दोषी पाए जाते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है खोमन? देखिए, दो तरीके की कार्रवाई हो सकती है, तो पद से हटाया जा सकता है या 6 साल के लिए निष्कासित किया जा सकता है राधा, क्योंकि ये मामला छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये मामला पूरे देश का है। क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा, ऐसे में उन्होंने जिस तरीके से जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है पवन खेड़ा उनसे शिकायत की है, कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने चर्चा की है, एक तरीके की शिकायत की है कि मेरे साथ इस तरीके का छत्तीसगढ़ में दुर्व्यवहार हुआ है। अब जब एआईसीसी को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपक बैज, वो तमाम रिपोर्ट बनाकर जब भेजेंगे उसके बाद एआईसीसी क्या संचार प्रमुख पद से जो सुशील आनंद शुक्ला है उसको हटाएगा या पार्टी से निष्कासित करेगा, क्योंकि महिला के साथ दुर्व्यवहार का मामला है। अब इस पर क्या एआईसीसी है वो निर्णय लेता है या तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पर सियासत जो है खूब हो रही है राधा छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल खोमन, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तीसरे चरण से पहले चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बेमेतरा मनेन्द्रगढ़ जिले में प्रचार करेंगे, तो सीएम साय रायपुर के सारंग गांव और गुड़ियारी में भी चुनावी सभा करेंगे। तो अब तीसरे चरण के मतदान होने हैं 7 मई को। इससे पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार अपने जोरों पर है, क्योंकि अब खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एक के बाद एक तमाम जगहों पर रैली कर रहे हैं और आज बेमेतरा मनेन्द्रगढ़ जिले में भी प्रचार करेंगे। तो चुनाव के तीसरे चरण में प्रचार तेज हो गया है। इसी सिलसिले में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए आ रहे हैं। सीएम योगी यहां के अशोकनगर में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शिरकत करेंगे। तो सिंधिया के लिए अब तक बीजेपी के कई दिग्गज नेता प्रचार कर चुके हैं। तो गुना, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, वहां पर खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। तो एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं और अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद गुना का दौरा करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो गुना से लोकसभा सीट के लिए भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है। 7 मई को तीसरे चरण में यहां पर मतदान होना है। लेकिन खास बात यह है कि सिंधिया के प्रचार के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। 4 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि आखिर कब कौन से बीजेपी के बड़े नेता सिंधिया के प्रचार के लिए यहां पहुंचे। तो पहली तस्वीर आप देख लीजिए कि 26 अप्रैल को खुद सीएम मोहन यादव पहुंचे थे, 16 अप्रैल को शिवराज सिंह चौहान और 16 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ और अब 4 मई को योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो आप ये देख लीजिए तस्वीरें 16 अप्रैल की हैं, जहां पर गुना में आप अमित शाह को देख रहे हैं। 16 अप्रैल की ही तस्वीरें हैं जिसमें गुना में आप सीएम डॉक्टर मोहन यादव को देख रहे हैं और फिर 16 अप्रैल को ही गुना में शिवराज सिंह चौहान और अब आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंच रहे हैं। तो गुना लोकसभा सीट का सियासी समीकरण क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। तो कांग्रेस से यहां पर यादवेंद्र सिंह उम्मीदवार के तौर पर उतारे गए हैं। तो वहीं कुल मतदाता गुना में करीब 11,78,423 हैं।
तो वहीं 76% आबादी गांवों में है, तो वहीं 23% शहरों में है। और बीजेपी से इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया उम्मीदवार हैं। तो गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है और उनके सामने यादवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने उतारा है। तो जातिगत समीकरण की बात कर लें तो यहां पर अनुसूचित जाति 1 लाख से ज्यादा है और बहुत बड़े वोट बैंक के लिए आपको बता दूं कि ब्राह्मण की अगर बात कर लें तो ब्राह्मण की संख्या यहां पर 80,000 है। तो करीब यादव वोटर्स यहां पर 73,000 हैं और जातिगत समीकरण गुना का कहता है कि कुशवाहा वोटर्स यहां पर 60,000 हैं। तो रघुवंशी करीब 32,000 और ब्राह्मण करीब यहां पर 80,000। तो मुस्लिम और जैन यहां पर 20,000 हैं। तो गुना का जातिगत समीकरण इस प्रकार है जिसमें अनुसूचित जनजाति 2,30,000 है। तो चुनावी माहौल है, ऐसे में नेताओं का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। चंदेरी में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनोखा अंदाज दिखाई दिया, जिसमें वो प्रचार के दौरान गाड़ी के ऊपर चढ़कर डांस करते नजर आए। दरअसल सिंधिया प्रचार के दौरान चंदेरी पहुंचे थे, जहां रोड शो के दौरान लोगों की भीड़ को देखकर वो रुक गए और गाड़ी पर चढ़कर लोगों के साथ झूमते नजर आए। तो जैसे आज सीएम योगी आदित्यनाथ एमपी दौरे पर आ रहे हैं, तो वैसे ही कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संभल में चुनाव प्रचार किया। देखिए एक मंच और 2 मुख्यमंत्री की कहानी। यादव लैंड में मोहन योगी, इस बार जीत किसकी होगी? उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट पर लगातार वीवीआईपी दौरे हो रहे हैं। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान जो है, लिहाजा 2 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश में हुंकार भरी। पहली सभा संभल में तो दूसरी बदायूं में हुई। दोनों मुख्यमंत्री एक साथ कांग्रेस सहित समाजवादी पार्टी पर खूब बरसे। मैनपुरी में यहाँ फार्म भरवाने के लिए आया था, तो यहाँ से किसी बड़े नेता ने टिप्पणी करी, कौन मोहन यादव हम नहीं जानते। हाँ बिल्कुल, आप कैसे जानोगे साहब, आप तो एक ही परिवार को जानते हो, बाकी से क्या लेने देना है। आपकी इतनी छोटी दृष्टि है। कांग्रेस और समाजवादी ये बोलते तो सब रहते हैं, लेकिन कभी किसी को मौका मिला तो किसी के मुंह से ये आवाज नहीं निकलती है कि उनके घर के अलावा भी किसी को मौका मिल जाए। वो केवल घर में ही समेट कर रखना चाहते हैं। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर महीने उत्तर प्रदेश पहुंचकर जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 13 फरवरी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, 3 मार्च लखनऊ उत्तर प्रदेश, 15 अप्रैल मैनपुरी उत्तर प्रदेश, 29 अप्रैल अमेठी उत्तर प्रदेश, अब 3 मई बदायूं संभल। यादव मुस्लिम वोटर्स की एकजुटता के चलते बदायूं सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। 2019 में यहां से सपा बसपा के गठबंधन ने चुनाव लड़ा था। हालांकि सत्ता पर कब्जा बीजेपी ने ही किया। इस बार समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। लिहाजा मोहन यादव को यहां आना और जनता को साधना बेहद जरूरी हो जाता है। इस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो आप देख रहे होंगे क्या कर रहे हैं। एक ही परिवार के सभी लोग, यानी कोई अजीत यादव नहीं मिला, उनको कोई नहीं मिला। एक कन्नौज से, एक मैनपुरी से, एक को बदायूं से, एक को फिरोजाबाद से और एक को आजमगढ़ से। एक ही परिवार में इतनी बड़ी आबादी में से कोई दूसरा यादव मिला ही नहीं। तो परिवारवादी राजनीति को तो अब दिन गए। अरे सच्चे यदुवंशी वो
जो धर्म का काम करे। कोई अधर्म वाले से हम कभी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या? अभी बड़े भाई छोटे भाई का हम नाटक देख रहे हैं केवल कुर्सी के कारण से। ये कभी कोई सच्चा यदुवंशी नहीं कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता है। और आपकी बार का 2024 का वोट ये गोपाल कृष्ण के धाम को मुस्कुराने के लिए मिलना चाहिए। बीजेपी के लिए कब्जा बनाए रखने की लड़ाई है तो समाजवादी पार्टी के लिए अपना गढ़ बचाने की। पिछले 2 चुनाव से अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को सफलता हाथ नहीं लगी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी यहां जीत का परचम नहीं लहरा पाती है तो हमेशा के लिए जमीन खोने का डर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान की तैयारी अंतिम चरण में है। रिजल्ट आने में कुछ ही समय बचा है, लेकिन प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी रिजल्ट से पहले ही बीजेपी के भारी बहुमत से जीतने का दावा कर रहे हैं। ओपी चौधरी का कहना है कि देश में पीएम मोदी की सुनामी चल रही है, तो वहीं कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। ओपी चौधरी से हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे ने खास बातचीत की है, सुनिए। हम आज रायगढ़ पहुंचे हैं। रायगढ़ में हम मंत्री ओपी चौधरी से बात करेंगे, किस तरीके से उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, वो आगे की क्या रणनीति लेकर जा रहे हैं और तमाम चीजों पर। चौधरी जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, जय जोहर। किस तरह से चल रहा है आपका चुनाव कैंपेन? बहुत अच्छे से चल रहा है। मोदी जी का चुनाव है ये तो, और मोदी जी के नाम की न केवल छत्तीसगढ़ में, न केवल पूरे देश में न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में मोदी जी के नाम की लहर ही नहीं, सुनामी चल रही है। और उनके चुनाव को एक कार्यकर्ता के रूप में जब हम उसमें काम कर रहे हैं तो हमको भी बहुत आनंद आ रहा है कि डेमोक्रेसी में इतना पॉपुलर लीडर के लिए, देश ही नहीं दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर के लिए काम करने में, जनता को आशीर्वाद मांगने में बहुत सहूलियत हो रही है और अलग ही आनंद है। मुझे लगता है कि पिछले 4-5 दशकों बाद ये पहला चुनाव हो रहा है जिसमें परिणाम लगभग पहले ही सबको पता है। वो मोदी जी के कारण है और जनता आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। रायगढ़ लोकसभा लगातार राज्य बनने के बाद भाजपा के पास रही है। विष्णुदेव साय जी सांसद रहे। इस बार जिस तरीके से 2014 से देखें तो बीजेपी कैंडिडेट के वोट शेयर घटते जा रहे हैं, जीत का अंतर कम हो रहा है, और इस बार आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो किस तरीके से दोनों चीजों को आप देखते हैं? जिम्मेदारी हम सब कार्यकर्ताओं की है, सबकी है। और 2014 में मोदी जी की एक बड़ी वेव थी, उसके कारण बहुत बड़ा एक लीड मिला था 2014 के इलेक्शन में। और 19 में जो इलेक्शन हुआ उससे जस्ट पहले 2018 के हमारे 15 सीटों पे हम सिमट गए थे, तो एक राजनीतिक रूप से थोड़ी कठिन परिस्थिति थी। उसके कारण थोड़ा वोट कम हुआ था, वोट का अंतर 2019 के चुनाव में। बट मैं फिर से पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि 2014 से भी बड़ी मार्जिन इस बार जनता जनार्दन मोदी जी को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करेगी। विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन को मास्टर स्ट्रोक माना गया। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है महालक्ष्मी योजना लेकर आई है, 8,500 रुपये महीने देने की बात कर रही है। इन दोनों योजनाओं को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने वादा किया और पूरा किया, पब्लिक ये कह रही है कि हो सकता है कांग्रेस आए तो वो भी दे दे। भारत देश की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। पॉलिटिकल अवेयरनेस, लिटरेसी लेवल चाहे कुछ भी रहा हो देश में पिछले दशकों में, एजुकेशन का लेवल कुछ भी रहा हो, बट पॉलिटिकल अवेयरनेस का, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग का, भारत देश की मतदाता का जो स्तर है वो अलग ही स्तर का है और जनता सब चीज़ों को समझती है। 2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने माताओं बहनों को 500 रुपया प्रति माह देने की बात कही थी। एक भी महीना, पूरे 60 महीने तक एक भी महीना 5 रुपया तक एक भी माता बहन को नहीं दिया गया। तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है माताओं बहनों के सामने। तो राजनीति में क्रेडिबिलिटी सबसे चीज होती है, वो क्रेडिबिलिटी कांग्रेस खो चुकी है माताओं बहनों के बीच। और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये बोलते हैं 8,500 रुपये प्रति माह देंगे। उतना तो भारत देश में बहुत सारे युवा भाई बहनों की सैलरी नहीं होती है। ये बिना कोई काम के सीधा स्कीम चला करके कैसे 8,500 रुपये दे सकते हैं? भारत देश का बजट लगभग 48 लाख करोड़ के लगभग है और 70 करोड़ महिलाओं को अगर 1-1 लाख रुपए साल का देंगे तो साल में 70 लाख करोड़ तो उसी में लग जाएगा। तो बजट से बड़ी कोई एक ही पोर्शन के लिए योजना कोई कैसे ला सकता है? तो ये सब छलावा है और सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार, कांग्रेस की पंजा छाप की सरकार जा चुकी है। भारत देश में
मोदी जी लगातार 2 बार से हैं, तीसरी बार हैट्रिक आशीर्वाद देने के लिए जनता तैयार है। पप्पू जी, राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनने की कोई संभावना है ही नहीं। इसीलिए सब जनता समझ रही है कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसलिए कुछ भी वादा कर रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड की खूब चर्चा है, कांग्रेस इसको बोल रही है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप क्या समझते हैं और ये कांग्रेस को किस तरीके से देखते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिस्टम है वो भारतीय जनता पार्टी ने लाया। इससे पॉलिटिकल फंडिंग, राजनीतिक चंदा पर एक पारदर्शिता आई। अगर कांग्रेस के जमाने में तो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था तो कैश में कौन कितना दिया, कितना लिया, कितना क्या किया वो पता भी नहीं चलता था। कांग्रेस के नेता बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो या उनके लिए जो बड़े नेता काम कर रहे हैं, इस समय सीधा अटैक पीएम मोदी पर हो रहा है। लाठी मारो, मरेगा मोदी, तमाम बातें आ रही हैं, रोज नए बयान आ रहे हैं। बीजेपी इन बयानों को किस तरीके से देखती है? दूसरा, क्या कांग्रेस इसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है कि मोदी को टारगेट किया जाए तो लोग हमारी तरफ आएंगे? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं तो यही कहूँगा। भारत देश की जनता मोदी जी को कितना चाहती है, उनके प्रति कितना आशीर्वाद है। उनके 2001 के बाद लगभग 23 साल का उनका इलेक्टोरल पॉलिटिकल करियर है, चुनावी राजनीतिक करियर है उनका। और 2001 से 2023 तक उनकी लोकप्रियता का एक सीधा ग्राफ बनाएंगे तो उनका ग्राफ पूरा राइजिंग ग्राफ है। कोई एंटी इनकम्बेंसी का ग्राफ मोदी जी के राजनीतिक करियर में कभी रहा ही नहीं। उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नया ट्रेंड सेट किया है, प्रो इनकम्बेंसी का। तो पूरे देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी को कितना प्यार करती है ये सबको पता है। उसके बावजूद हर बार ये कभी चाय वाला कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी नीच कह देते हैं, कभी अभी चरणदास महंत जी ने भूपेश बघेल जी को मोदी जी को मारने वाला लठैत बताया, सर फोड़ देंगे। कवासी लकमा कहते हैं कि लकमा कवासी जीतेगा तो मोदी मर जाएगा। मोदी जी के मरने की बद्दुआ तक ये लोग कर रहे हैं। राजनीति में कभी भी बिलो द बेल्ट हिट नहीं होना चाहिए। एक मर्यादा, भाषा की मर्यादा, बातों की मर्यादा, विचारों की मर्यादा जरूर रहनी चाहिए। अंत में ये है कि आप इस चुनाव में लोगों से क्या कहना चाहते हैं मतदाता, क्योंकि भारी गर्मी है इस बार और पिछले दो चरण के मतदान में देखें तो वोट परसेंट गिरा है देश भर में, तो आप मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी का चुनाव है, सबको लग रहा है कि 400 पार है, मोदी जी तो जीत ही रहे हैं, मैं एक आदमी वोट नहीं देने जाऊंगा तो क्या होगा। ये बहुत ही गलत धारणा है, बहुत ही गलत धारणा है। एक एक वोट से ही सरकार बनती है। तो मोदी जी को तीसरे बार आशीर्वाद की जरूरत है और इसलिए लोगों से मैं अपील करता हूं कि एक वोट से क्या होगा या मोदी जी जीत ही रहे हैं, इस मानसिकता से ना रहें। सब लोग, एक एक व्यक्ति अपने एक एक वोट का सही ढंग से इस्तेमाल करे, जाकर लोकतंत्र के सबसे बड़े अपने अधिकार का उपयोग करे। अभी हम लोग अलग अलग संगठनों के साथ मैं लगातार डिनर कर रहा हूं और उनसे यही अपील कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के लिए वोट मांग नहीं रहा हूं, उसकी जरूरत ही नहीं है। ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम, तो हम तो केवल इतना ही अपील करते हैं कि लोकतंत्र में आप वोट दीजिए। अब वोट देंगे तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से मोदी जी बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ ओपी चौधरी जी, जिनका मानना है कि लोग वोट देंगे तो उनकी पार्टी मोदी जी बड़े अंतर से जीतेंगे और रायगढ़ में उन्होंने अपना विजन प्लान भी बताया किस तरीके से वो विकास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मृगेंद्र पांडे, बायंग।